हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी, उसी में आज हमारी जो अगली कहानी है वो परिंदे है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में परिंदे कहानी के तथ्यपरक अध्ययन की बात करेंगे। देखेंगे कि परिंदे कहानी से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य हैं, तो उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो परिंदे कहानी है वो हमारी निर्मल वर्मा जी की है। और निर्मल वर्मा जी की बात करें तो निर्मल वर्मा जी हैं, वो हमारे नए कहानीकार हैं। ठीक है दोस्तों, यानी नई कहानी आंदोलन में इन्होंने भी भाग लिया था। यानी नई कहानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। और हम निर्मल वर्मा जी के कहानी संग्रह की बात करें, उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। जो सबसे पहले उनका कहानी संग्रह है 1960, वो है परिंदे। तो दोस्तों, ये निर्मल वर्मा का ही नहीं, ये हिंदी साहित्य का भी पहला नई कहानी जो आंदोलन चला था। तो नई कहानी जिसे हम कह रहे थे, तो नई कहानी की जो पहली कृति थी वो परिंदे ही है, जिसे नामवर सिंह जी ने भी स्वीकार किया है। तो परिंदे जो कहानी संग्रह है वो नई कहानी का जो पहला संग्रह माना जाता है वो परिंदे ही है। फिर है हमारी जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968। ये सभी निर्मल वर्मा जी के कहानी संग्रह हैं। उनमें पहला परिंदे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1960, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, 20 बहस में 1973, कब्बे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां 1965-95। ये रहे हमारे उनके कहानी संग्रह। अब हम आते हैं अपनी कहानी परिंदे पर। तो दोस्तों, हमारी कहानी परिंदे है और उसी नाम से उनका जो पहला कहानी संग्रह निकला है परिंदे नाम से। तो इस जो हमारा परिंदे कहानी संग्रह है, इसमें कुल 7 कहानियां हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इस कहानी संग्रह में हमारी कितनी कहानियां हैं, तो 7 कहानियां हैं। अगर हम उनके शीर्षकों की बात करें, तो उनमें पहला शीर्षक हमारा पहली कहानी है अंधेरे में। फिर तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और फिर परिंदे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारी 7 कहानी है ये हमारी परिंदे कहानी संग्रह में ही संकलित है। और नेक्स्ट बिंदु की हम बात करें, तो नेक्स्ट बिंदु हमारा, तो इस कहानी का प्रथम प्रकाशन हंस पत्रिका में 1957 में हुआ था। यानी जो हमारी परिंदे कहानी है, इस कहानी के हम प्रथम प्रकाशन की बात करें, यानी इस संग्रह से पहले ये कहानी हंस पत्रिका में छपी थी 1957 में। ठीक है दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान रखना कि हमारा जो कहानी संग्रह है इसका प्रकाशन वर्ष अलग है। इसका प्रकाशन वर्ष 1960 है परिंदे कहानी संग्रह का। और जो हमारी परिंदे कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो इसका प्रकाशन वर्ष हमारा है 1957। 3 मिनट दोस्तों। नामवर सिंह ने, जो अभी मैं बता रहा था आपको, नामवर सिंह जी ने परिंदे कहानी संग्रह के बारे में एक बात कही कि फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं है, बल्कि जैसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। 1 मिनट दोस्तों। यानी जो हमारा पहला जो परिंदे कहानी संग्रह है, उस कहानी संग्रह के बारे में नामवर सिंह जी कहते हैं कि फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहते हैं, यानी जो हमारी नई कहानी है वो भी पहली कृति मानी जाती है। नई कहानी की पहली कृति भी है हमारी परिंदे। इस कहानी में 2 तरह के प्रेम प्रसंग और यथार्थ जीवन की जीवन कहानी एक साथ चलती है। यानी ये कहानी 2 कथानकों को एक साथ लेकर के चलती है। इस कहानी में मनोवैज्ञानिक सच की ओर इशारा किया गया है। इसमें अप्राप्त सुखों की चाहना में मन भटकाव दिखाया गया है। कहानी में नायक नायिका का विरोधाभास ही मनोवैज्ञानिक सत्य है। यानी कहानी में हमने देखा था, जब हमने पाठ का अध्ययन किया था तो उसमें हमने देखा था कि जो नायक नायिका इसमें दिखाए गए हैं, कौन यार इतनी से याद कर रहा है, तो ये नायक नायिका हैं। तो जो हमारी लतिका है और मिस्टर ह्यूबर्ट हैं,
इनका विरोधाभास दिखाया गया है, साथ ही मनोवैज्ञानिक सत्य की बात की गई है। कहानी में डॉक्टर मुखर्जी अपने अतीत को झटककर वर्तमान जीवन को स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाने को अच्छा मानते हैं। वहीं लतिका और ह्यूबर्ट पीड़ा भरी प्रतीक्षा को अपने जीवन का आधार मानते हैं। इस कहानी में एक बीमारी की बात की गई है, यानी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुखर्जी, वो इस बीमारी की होम सिकनेस की बात करते हैं। इसमें बीमारी का जिक्र है, तो वो कौन सी है? होम सिकनेस। इसमें दो प्रयुक्त स्थानों की बात की गई थी, एक झूला देवी मंदिर और एक दिल्ली में कुतुब मीनार, जब लतिका आती है दिल्ली में तब की। पर हम पात्र परिचय की बात करें तो पहला पात्र है हमारा इस कहानी में लतिका। ठीक है दोस्तों, तो लतिका के बारे में है, तो एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है। प्रेमी गिरीश नेगी की मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों के प्रति मोह, यानी जो लतिका है वो, इसका प्रेमी है गिरीश नेगी। ये कुमाऊं रेजिमेंट में एक अफसर था, तो उसी से वो प्रेम करने लगी थी। तो उसके बाद में वो कश्मीर जाता है और वहां से फिर वो वापस नहीं आ पाता, तो उसी की स्मृतियों में उसको मोह है। जिला नागाकिलम में जाती है, वहीं गिरीश से परिचय होता है। यानी जो गिरीश है वो उसे कहाँ मिलता है? तो जिला नागाकिलम में मिलता है। मैं मैं ईटर ऑफ कुमाऊं गिरीश द्वारा चिढ़ाने के लिए दिया गया नाम, यानी जो गिरीश है, गिरीश नेगी, वो वह उसे किस नाम से पुकारता है? तो वो मैं ईटर ऑफ कुमाऊं से। देवदार पर बालों की क्लिप से गिरीश का नाम लिखा, यानी उसने देवदार के जो पेड़ होते हैं उन पर गिरीश का नाम लिखा था। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी की बात करें कि स्कूल में अध्यापक तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मूलतः बर्मा से जापानी आक्रमण के समय पलायन, यानी डॉक्टर मुखर्जी हैं, वो अध्यापक भी हैं स्कूल में और साथ में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। साथ ही साथ वो जब जापान का बर्मा पर आक्रमण हुआ था, तो वो बर्मा से भारत को चले आए थे। रास्ते में पत्नी की मृत्यु हो गई थी। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं है और फिलोसोफाइड बात करने के आदी हैं। यानी वो किसी भी बात को फिलोसोफाइड करने की, फिलोसोफाइड यानी फिलोसोफाइड करके ही करते हैं, यानी फिलोसफी से सारा लेकर। फिर हमारा नेक्स्ट है, वो हैं पात्र हमारे मिस्टर ह्यूबर्ट, संगीत के शिक्षक हैं, यानी वो स्कूल में संगीत के शिक्षक हैं। लतिका को प्रेम पत्र लिखता है, यानी ये लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं। पियानो पर सोंपा तथा चायकोवस्की के कंपोजिशन बजाते हैं। प्राणघाती बीमारी से ग्रस्त हैं। फिर हैं हमारे फादर एलमंड, चैपल के पादरी हैं, मुखर्जी के विरोधी। ठीक है दोस्तों, फादर एलमंड कौन थे? चैपल के पादरी हैं और मुखर्जी के विरोधी। फिर हैं हमारी मिस वुड, कॉलेज की प्रिंसिपल, ओल्ड मेड कहकर पुकारा जाता है। सुधा हेमंती, तो ये छात्रा हैं। मैरी दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक बच्ची है। और जो जूली है वो मिलिट्री अफसर से प्रेम करती है। पत्र लतिका पकड़ लेती है, यानी जो जूली है, जूली का एक बार पत्र आता है, तो वो पत्र लतिका के पास आ जाता है। तो लतिका उस पत्र से जूली से बात करती है। और जो गिरीश है वो कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था और करीमुद्दीन है वो हॉस्टल का नौकर है। अगर हम इस कहानी के प्रमुख उद्धरण की बात करें तो इस कहानी के प्रमुख उद्धरण हैं कि मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीले सी नमी छा जाती। डॉक्टर मुखर्जी। होम सिकनेस भी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे हीवत का प्रेम पत्र मिला था, यानी ये लतिका के बारे में है। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था, जो कभी उसकी समझ में न आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलत फहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई सत्य उसे रोके रहती। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता। अपने मुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा था। माफी चाहता हूँ दोस्तों, आज पता नहीं हिचकी इतनी क्यों आ रही है।
नेक्स्ट उदाहरण की हम बात करें कि मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है। क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? ये डॉक्टर मुखर्जी हैं जो हीबर से कहते हैं। लिव काइंडली लाइट संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की आवाज शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चौपल के लंबे चौकोर शीशों पर झलमला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तैरने लगा है। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धुएं आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चौपल की छत, दीवारें, डेस्क पर लिखा हुआ डॉक्टर का सुअर सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को घेरते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच जाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सिरों को अपनी बेची कुची गूंजों की सांस समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं है इसीलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सिरों में लय हो जाती है। ये ह्यूबर्ट का चिंतन है। नेक्स्ट है कि कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। यानी जो मिस वुड हैं जो मुखर्जी से कहती हैं। ठीक है दोस्तों, जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके साथ से छीन लिया जा रहा है। ऐसा कुछ तो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वो अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दूर दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही है, कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीज याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। ये इसके संदर्भ में है, डॉक्टर लतिका के संदर्भ में है ये। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है तो याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वो उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ जाता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही है। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर गिलानी होती है। वो फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो बढ़ता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद बढ़ता जा रहा है। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। ये डॉक्टर मुखर्जी हैं जो लतिका से समझाते हुए कहते हैं, ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है, जरूर आप ध्यान रखना। तो जैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। अब नेक्स्ट है हमारी कि किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगने लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफी अरसा और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में न हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता? आज भी करता हूँ। ये डॉक्टर मुखर्जी हैं जो लतिका को समझा रहे हैं, तब कहते हैं। तो दोस्तों, कहानी से जुड़े हुए मैंने तथ्यों की चर्चा कर दी है, जो भी कहानी से जुड़े हुए तथ्य थे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।